अगर आप देखेंगे किसी कंट्री के खिलाफ कुछ करना होता है तो ह्यूमन राइट्स इश्यूज का इस्तेमाल किया जाता है या एनवायरमेंटल इशू या जो कुछ भी जो इशू उनके है ये तो उसको वो कुंजी देते हैं उस वक्त उनके खिलाफ रेजोल्यूशंस पास कराते हैं ताकि उनको प्रेशराइज किया जाएगा। अमेरिका सबसे बड़ी बात करता है डेमोक्रेसी की हर एक दुनिया में। कभी उन्होंने जहाँ-जहाँ मोनार्की हो, उसके खिलाफ कभी नहीं बोला। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स में कुछ खास 2-3 बड़ी खबरें हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं, सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब जो आजकल श्रीनगर में हैं और हमें वक़्त दिया है, रात में भी बैठ कर के हमसे बात की है, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अ, जो इश्यूज हैं जिस पर हम बात करेंगे वो ये कि सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर फैसल मिक़दाद नई दिल्ली में हैं, 3 दिन के दौरे पर आए हुए हैं। ये उनका फॉरेन मिनिस्टर रहते हुए पहला दौरा है भारत का और इस दौरे की अहमियत ये भी है कि भारत की जो कुछ फॉरेन पॉलिसी में कुछ तब्दीली महसूस की जा रही है, उसमें ये एक खास वाकया है। इसके अलावा ईरान में कुछ जो टेरर हमले आतंकवादी हमले बढ़े हैं, उन पर भी बात करेंगे और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को जमाल खाशोगी के कत्ल के मामले में वहां जो एक मुकदमा था उसमें इम्यूनिटी दे दी है, यानी उन्हें उस मुकदमे से माफ कर दिया है और उसमें यह कह दिया है कि अब उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर का भारत का दौरा कितना अहम है? देखिए, सीरिया के बारे में इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी कांस्टेंट रही है। बैलेंस्ड व्यू उन्होंने लिया है। जब से सीरिया में सिविल वार शुरू हुआ और बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ ने उसमें इन्वॉल्वमेंट भी रही और उन पर सैंक्शंस भी लगाए। उस वक़्त जब भी कभी यूएन में कोई रेज़ोल्यूशन आता था सीरिया के बारे में, इंडिया ने हमेशा एब्सटेन किया है। अगर आप देखेंगे बशर अल असद 2007 या 8 के दौरान वो इंडिया का विज़िट भी कर चुके हैं। उसके बाद उनके एक एडवाइज़र थी, बुतीना उनका नाम था, मैडम बुतीना, वो भी कई बार आई है। सिविल वार के दौरान भी जो उनके लॉन्गेस्ट सर्विंग फॉरेन मिनिस्टर खालिद मुलीन, जिनका इंतकाल शायद 2020 के करीब हुआ है, उसने भी एक आध बार इंडिया का विजिट किया। ये इस बात की गवाही दे रहा है कि इंडिया ने इस कंडीशन में भी जब सीरिया के बारे में कांस्टेंट प्रेशर था, इस हुकूमत के खिलाफ सैंक्शंस थे और बहुत ये मिलिट्री एक्शन भी ली गई थी। डिस्पाइट दैट इंडिया ने बशर अल असद गवर्नमेंट के साथ मेंटेन किए थे रिलेशंस। अब जो इस फॉरेन मिनिस्टर का जो विजिट है, ये इसकी एक कड़ी है। उसी को आगे लेने की कोशिश की जा रही है। मिस्टर फयाज जो है, जो 3 दिन के दौरे पर यहाँ पर आए हैं, इन्होंने ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात की है और इससे ये इंडिकेट हो रहा है, इसके अलावा वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ भी मिल रहे हैं। इसकी ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात है वो स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है और आगे उसमें गुंजाइश है मज़ीद वसी होने की। इससे पहले इस विज़िट से पहले जो सेक्रेटरी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के थे, मिस्टर औसाफ साहब,
वो शायद अक्टूबर में वहाँ गए थे और उन्होंने वहाँ सीरियन स्टूडेंट्स के लिए 250 स्कॉलरशिप्स भी अनाउंस किए थे हुँ, और वक्तन फवक्तन इंडिया ह्यूमैनिटेरियन एड भी वहाँ के लिए भेजता था। चूंकि वो कंट्री अभी डिवास्टेटेड है, वहाँ पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जब तक के हालात पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाएँगे, उसके बाद शायद इंडिया उसके रिडेवलपमेंट में, रिकंस्ट्रक्शन में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। हुँ, हुँ। चूँकि हमेशा इंडिया ने इस जो प्रेज़ेंट रेजिम है, इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट दिया है। अच्छा, क्या भारत और सीरिया के रिश्ते जो हमारे रूस से रिश्ते रहे हैं, एक ज़माने में सोवियत यूनियन जिसे कहा जाता था, सोवियत हाँ। यूनियन था, क्या वो हमारी पुराने कनेक्शंस हैं उस तरफ से या हमारे बायलैटरल इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि हम हर हाल में उसके साथ हैं? क्योंकि सीरिया के साथ खड़े होने का मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो इस तरफ जो 2011 के बाद में ख़ास तौर पे हालात हैं, उसमें अमेरिका और इज़राइल और दाइश का वहाँ पर आना, वो सारे एक तरफ यानी पूरी तरह से दुश्मन की तरह से खड़े हुए हैं। ऐसे हालात में भारत का सीरिया के साथ ताल्लुकात को बाकी रखना, मेंटेन करना और उसको और मजबूत करने के इशारे देना, क्या कुछ है इसके पीछे? देखिए, हमें ये चीज़ भी देखनी है, जब सीरिया वर्स्ट क्राइसिस से गुज़र रहा था, 2012 से लेकर 2016 तक वर्स्ट पीरियड तक, जहाँ उस वक़्त सीरिया के तकरीबन 85% उसकी जो टेरिटरी थी, वो इसके कंट्रोल में ही नहीं थी। सिर्फ एक कुछ इलाके थे, एक दमस्कस का कुछ इलाका था और लटाकिया शायद एक इलाका था, जो इनके कंट्रोल में, बाकी सारी जगह उन्होंने कंट्रोल खो चुका था। उस वक़्त भी इंडिया ने मेंटेन किया प्रेज़ेंट रेजिम के साथ ताल्लुकात। हालाँकि उस वक़्त सीरियन रेजिम पर ज़बरदस्त दबाव था, इंटरनेशनल दबाव था और ये लग रहा था किसी भी वक़्त ये कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन इंडिया ने अपने रिलेशंस उसके साथ अच्छे तरीके से मेंटेन किया। उस वक़्त के हालात को मद्देनज़र रखकर हर तरह की उनकी ह्यूमैनिटेरियन मदद भी की और कॉन्स्टेंटली जो है डिप्लोमेटिक लेवल पर भी ताल्लुकात मेंटेन रखे। हुँ, अब चूँकि हालात बहुत चेंज हुए हैं। अब जो प्रेज़ेंट रेजिम है उसकी जो ग्रिप में आई है, उसकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो गई है। एक्सेप्ट छोटे से एरियाज़ के बगैर सारे सीरिया पर उसका कंट्रोल फिर से हुआ है। हुँ, अब चूँकि जब ये ताल्लुकात है, इसलिए इस वक़्त इतना प्रेशर नहीं था जितना 2012 से लेकर 16 या 17 तक दूसरे कंट्रीज़ को था कि वो उस रेजिम के साथ, जिसे वो टेररिस्ट, कुछ लोग टेररिस्ट रेजिम कह रहे थे, उसके खिलाफ सैंक्शंस किए थे प्रेज़िडेंट के खिलाफ या ये। अब उस वक़्त जब मेंटेन किया, इस वक़्त तो अब ओपन अप हो रहे हैं। अरब लीग के बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ वो जो है सीरियन हुकूमत के कुछ रिस्टोर हो रहे हैं डिप्लोमेटिक कुछ लोगों के साथ, कुछ कंट्रीज के साथ मिनिस्ट्रियल लेवल में विजिट्स हो रहे हैं। यहाँ तक कि अरब लीग में भी एक मेजॉरिटी जो है, व्यू पॉइंट ये है कि इसको वहां पर एंट्री री एंटर करने के लिए इजाजत, रीएडमिशन होना चाहिए। ये एक चेंज है जिसे अब एक्सेप्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी भी, स्लोली इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यही रिजिम अब रहेगी। वो जो पहले था उससे तबाही हुई है, उसमें दाइश और दूसरे जो टेररिस्ट ग्रुप वो बहुत एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने न सिर्फ सीरिया में तबाही की, बल्कि इसके अलावा एडजॉइनिंग इराक में भी बुरी तरीके से उसको तबाह बर्बाद किया। हुँ। अच्छा, इस वक़्त तुर्की के हाथ में भी कुछ उसकी टेरिटरी है सीरिया की और उसे ये कहा जाता है कि ये सेफ ज़ोन हमने लिया है, कब्ज़ा किया है। उधर पिछले दिनों एक धमकी भी दी थी कि हम कोई फ़ौजी कार्रवाई कर सकते हैं इस बफर ज़ोन को और बढ़ाने के लिए। तो उसमें
क्या कुछ है? तुर्की का रोल क्या कुछ रहा है इस सीरिया की तबाही में? चूँकि वो कहा ये जाता है कि इस्तांबुल के रास्ते से लोग आते थे, जो दाइश के टेररिस्ट, और बगैर उनके कंसेंट के तो ये सब नहीं हुआ। तो अभी अभी इस वक़्त क्या सूरत-ए-हाल है सीरिया और तुर्की के बॉर्डर की? देखिए, अगर आप देखेंगे जो सिविल वार जो सीरिया में शुरू हुआ, उसकी इब्तिदा उस इलाके में हुई है जो नेबरिंग एरिया था टर्की के। हुँ, वहाँ से ही इसकी इब्तिदा हुई है। हुँ, वहाँ से ही आर्म्स एंड एम्युनिशन जो आर्म्ड रेजिस्टेंस ग्रुप जिसे ये कह रहे थे, जो एंटी बशर अल असद रजीम के जो एक ग्रुप्स थे, जिनको उनको जो पैट्रनाइज किया, इसमें सीरिया था, फ्रांस था, किसी हद तक गल्फ कंट्रीज भी थे। बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसमें एक रोल किया हुँ, था। अब टर्की का ये कहना है, वो कहता है कि यहाँ इसी इलाके से वहाँ उसके जो है विदिन टर्की के टेरिटरी में यहाँ से ही सबवर्सिव एक्टिविटीज चल रही है, टेररिस्ट एक्टिविटी चल रहा है। उस नाम पर उसने कुछ इलाके को रिटेन किया है और ये भी कहता है कि उस पर अपना ये तसल्लुत इस वजह से जारी रखा है ताकि आइंदा भी उसको सीरिया के मसले में किसी न किसी तरीके से एक से रहे। हुँ, लेकिन अब हालात वो नहीं रहे। हुँ, हालात ने करवट बदल दी। हालात, चूँकि अगर आप देखेंगे टर्की ने बहुत सारे मसाइल पर जिस पे उसने पहले एग्रेसिव पोस्चर इख्तियार किया था। इवन गल्फ कंट्रीज़ के बारे में, सऊदी के बारे में या गल्फ, उसको भी अब उसको चेंज करना पड़ा बिकॉज़ ऑफ इंटरनेशनल सिचुएशन और कंपल्शंस जो इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन होने लगी है, इस वजह से उसको चेंज करना पड़ा। ये भी एक टेम्परेरी है, जब हुँ। तक हालात जिस तरीके से अगर इसी तरीके से अमन-अमान जैसे होने लगा है, हालाँकि अभी भी बार-बार इज़राइल अब कोशिश कर रहा है, इंट्रूजन कर रहा है, वहाँ पर टारगेट्स कर रहा है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, उनके मिसाइल जो अड्डे हैं, उनको तबाह करने की कोशिश कर रहा है। जब ये अगर वही ज़्यादा अब एग्रेसिव रोल वहाँ पर कर रहा है। अगर ये चीज़ें वहाँ पर कंट्रोल हुई है, तो नेचुरली थिंग्स विल बी बेटर फॉर एवरीबॉडी, इंक्लूडिंग टर्की भी को भी रिकंसिलिएटरी अप्रोच अडॉप्ट करना पड़ेगा। जी, क्योंकि आपने हाँ। जी, टर्की जी, आप हर अपनी एक बात के पूरी कर लें। टर्की हर एक के साथ फ्रंट नहीं खोल सकता है। हुँ, हुँ, टर्की कभी अनाई करता है, अपने नेबर्स को भी करता है। उससे साइप्रस के साथ भी तो है, उसको आर्मीनिया के साथ भी कुछ गड़बड़ चल रहा है। अगर ये भी चला और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के साथ भी उसको बहुत मसाइल पर जो है, बहुत डिफरेंसेस है। इसलिए वो इसी हद तक वहाँ पर उसका जो है रोल रहेगा। बियॉन्ड दैट उसका नहीं रहेगा। अच्छा, चूँकि तुर्की अब जी, वहाँ जी। पर रशिया और ईरान की जो है प्रेज़ेंस बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। हुँ, हुँ। अच्छा, तुर्की की फ़ौजें कुछ इराक में भी हैं, मोसुल से ज़रा नॉर्थ में। मैं अब उस पर जाना चाहता हूँ जो कुर्दों की तरफ से एक तरह का खतरा जिसका आपने बताया। शेख साहब, ये बताइए कि ये जो आपने बताया तुर्की सीरिया में अपने मुखालिफों को कंट्रोल करने की बात करता है। ज़ाहिर है वो कुर्द कुछ ग्रुप्स हैं जिनका वो नाम लेते हैं, पीकेके और उस तरह के जो ग्रुप्स हैं। अभी हाल ही में ईरान में जो हालात खराब हुए हैं, महसा अमीनी के इंतकाल के बाद जो पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, उसके बाद ईरान में जो हंगामे हुए प्रोटेस्ट के साथ-साथ, उसके जवाब में एक जवाबी कार्रवाई के तौर पे ईरान ने भी इराकी कुर्दिस्तान में अपने मुखालिफ ग्रुप्स को टारगेट किया। उसका भी ये कहना कि यहाँ इराकी कुर्दिस्तान में उसके मुखालिफ लोग हैं। तो ये जो कुर्द हैं, चाहे वो सीरिया में हो या इराक में हो या तुर्की में,
या ईरान में, क्या ये एक ही किस्म से सोचते हैं, एक ही किस्म की इनकी एक्टिविटीज हैं, इनसे इन सारे ही मुल्कों को शिकायत है? अब बहुत अरसे के बाद ईरानी कुर्दों के जो ग्रुप्स हैं, वो इराकी कुर्दिस्तान में मौजूद हैं और उनको हिट कर रहा है ईरान। पिछले 2-3 हफ्ते में 2 बार हमले हो चुके हैं। तो क्या देखिए कुछ है? अहमद, देखिए ज्यादा ये जो कुर्दिस्तान वाले थे, ये ज्यादा सदाम हुसैन के जमाने में ज्यादा इराक में एक्टिव थे, हुँ, जबकि ईरान, सीरिया और टर्की में ये बड़े डोरमेंट रहा करते थे। हुँ, हुँ, लेकिन हो सकता था वहां से खासकर टर्की के लिहाज से तरफ से उनको शायद कुछ मदद मिल रही थी, क्योंकि वो एक रूट था जिसे वो इस्तेमाल करते थे पहले। लेकिन जब से ये नए हालात उभर गए हैं, अब जैसे यूएस के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज या उसके फॉर्मर एनएसए, वो इसी रूट को इस्तेमाल कर रहे हैं ईरान को डिस्टेबलाइज करने के लिए भी। हुँ, यही रूट, यहाँ से ही आर्म्स एंड एम्यूनिशन, शायद ये एक वीक लिंक है हुँ, हुँ, सारी कंट्रीज के लिए, हुँ, 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 क्योंकि एक रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं उनमें जो एक रोष रहा है, तो इसलिए इस वीक लिंक को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान को में भी जो डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, इसी रूट के जरिए शायद वो हो रहे हैं। और विद इन ईरान में भी एक ग्रुप है, हमें ये देखना है। देखिए, हम इसको, ये जो है ईरान में जो रेवोल्यूशन आया है, ये सिंपली रिजीम चेंज नहीं था। हुँ, हुँ, एक जगह रिजीम चेंज होती है, दूसरा ग्रुप आता है। ये एक टोटल रेवोल्यूशन था उस हुँ, सिस्टम के खिलाफ, उसमें सारा कुछ बदल दिया। हुँ, एक ये नहीं कि सबसे बड़ा यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज का जो था, सबसे बड़ा अलाई जो था इस एरिया में, शाह था। हुँ, अब शाह का ये जो सिस्टम था, ये पूरा अलाइन हुआ था उनके साथ, अलाइनमेंट टोटल थी। हुँ, हुँ, अब ये एक सिस्टम चेंज हुआ, सिस्टम के अलावा एक नया जो इस्लामिक थॉट था, हुँ, वो उभर गया। हुँ, ये इस रेवोल्यूशन की एक यानी कि खासियत थी, इसकी ब्यूटी ये थी। हुँ, ये नहीं हुआ कि एक गवर्नमेंट को हराया, दूसरी गवर्नमेंट आई, उसे हुँ, सारा कुछ चेंज हुआ। ना सिर्फ उस रीजन में हुआ, बल्कि सारे यानी कि दुनिया पर उसका, इस्लामिक वर्ल्ड पर उसका बहुत असर पड़ा है। हुँ, रिवाइवल जो हुआ है इसके इस्लामिक थॉट का जो हुआ हुँ, है, हुँ, इस वजह से जो पुराने जो वहां पर वेस्टर्न माइंडेड लोग थे, उनको ऑल ऑफ अ सडन दे गॉट मार्जिनलाइज्ड। हुँ, हुँ, उनका एक तो कुछ भागे, कुछ वहां पर छुप के रहे, उनका चूंकि नए सिस्टम में उनके लिए कोई रोल ही नहीं रहा, हुँ, वो रहा। और ये सिस्टम जो है, ये वेस्टर्न कंट्रीज के लिए उनको सूट नहीं कर रहा था, हुँ, हुँ, क्योंकि ये एक यूनिटी की बात कर रहा था, ये मुस्लिम वर्ल्ड को यूनिफाई करने की बात कर रहा था। इस्लामिक प्रोसेस में जो आइडियोलॉजी थी, थॉट प्रोसेस थी, उसको हर जगह उसको फैलाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए ये सारा जो मसला इसी से खड़ा हो गया है। अगर हुँ, ये मेयर चेंज होती हुकूमत की, हो सकता है इतने बड़े लेवल पर ये सैंक्शंस नहीं लगते इतने, या कोई बड़ी चेंज जो है कंटिन्यूअसली फिर फॉर लास्ट 40-42 ईयर से सैंक्शंस भी लगे, अटेम्प्ट्स भी किए गए इस रिजीम को, इस सिस्टम, रिजीम को नहीं, सिस्टम को मैं कहता हुँ, हूँ। हुँ, हुँ, ये बहुत डिफरेंस है इसमें। ये एक सिस्टम यानी कि जो वहां पर इस वक्त प्रेवलेंट सिस्टम है, इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करें। हो सकता था कि वेस्टर्न कंट्रीज रिजीम चेंज होने में सक्सेसफुल होते, लेकिन यहाँ जो एक सेटअप बना है, एक आइडियोलॉजी की बात हो रही, इस्लामिक थॉट की बात हो रही है, इसको अप्रूव करना इतना आसान नहीं है। हाँ, अटेम्प्ट्स किए जाएंगे इसके लिए हुँ, हुँ। उसको। अच्छा, ये जो कुर्दिस्तान वाला इलाका है, हाँ, इसमें इस वक़्त इराकी कुर्दिस्तान में अभी अमरीकी फ़ौजी हैं,
और सीरिया वाले कुर्दिस्तान में भी उस इलाके में जो जो फरात के दूसरी तरफ वाला इलाका है, तो ये और आपने ये भी बताया कि तुर्की वाले रास्ते से वो भी एक एक वीक लिंक है जहां से वो ईरान के खिलाफ वहां से साजिशें हो सकती हैं। पिछले कुछ महीनों में ईरान ने कई बार मोसाद के भी किसी ऑफिस पर हमला किया अरबिल में। तो ये एक तरह से इन तीनों चारों मुल्कों को डिस्टेबलाइज करने का एक टूल के तौर पर है क्या? क्या ये मुसलसल इसी तरह से, चूंकि तुर्की की अमेरिका से अंडरस्टैंडिंग बेहतर समझी जाती है, क्या तुर्की में भी इसी तरह से अमेरिका कुर्दों के बहाने इनको परेशान करते रहने की बात करता है, क्या है? देखिए, हमें ये देखना चाहिए अमेरिका के अपने इंटरेस्ट से। उनको टर्की की जो प्रेज़ेंट रेजिम है उसी हद तक सूट करती है, जब तक वो उनके जो है उनकी पॉलिसी को परस्यू कर रहा है। हुँ, हुँ, जैसे इस वक़्त टर्की फैसिलिटेटर बन गया है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन और वेस्ट, हुँ, उसके लिए उनके लिए ये अच्छा है। लेकिन अगर आप देखेंगे जब जो टर्किश अपोज़िशन लीडर जो इस वक़्त अमेरिका में है, हुँ, या जो रेजिस्टेंस जो उसको हुए, उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है अर्दोगान के मुखालिफिन को वेस्ट से ही मिला है, हुँ, हुँ, दूसरी जगहों से नहीं मिला। हुँ, हुँ, गोलान जो है जी, उन उसके ग्रुप को ही वो चाहते थे, वो जो जिस तरीके से वो इस वक़्त ये जो गिराने की बात हुई, उसको वेस्ट से हुई है। हुँ, उसके अपने नेबर से इतना नहीं हुआ है, हुँ, हुँ, ये उसको अंदाज़ा है। और दूसरी बार हमेशा कुर्द जो एरिया है, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ ये समझता है, ये उनके लिए उनका एक बेबी है वहाँ पर। हुँ, एक जिसको वो पैट्रोनाइज़ करते हैं। हुँ, वेदर दे यूज़ इट अगेंस्ट पहले इराक के खिलाफ करते थे, हुँ, अभी कभी टर्की के खिलाफ किया, फिर पहले इस सीरिया के खिलाफ भी वहाँ से ही जो सबसे बड़ी जो तबाही हुई है, अब ईरान को इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हुँ, और उनके जो है कुर्दिस्तान से जो ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनको मैक्सिमम फैसिलिटीज़ यूएस और उसके एलाइज़ ही देते हैं। हुँ। अच्छा, इसलिए ये सरकारों का ये जो दोहरा रुख होता है, ख़ास तौर पर जो बड़े मुल्क हैं, ताकतवर मुल्क हैं, हुकूमतें कैसे एडजस्ट करती हैं? मतलब कितना गिव एंड टेक, यानी आप हमारे दोस्त भी हैं, आप हमारे दुश्मन को भी सपोर्ट करते रहेंगे और हम फिर भी आपके साथ रहेंगे। ये क्या कुछ है? मतलब ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में खास तौर पर अमेरिका और यूरोपियन मुल्कों की तरफ से ऐसा देखा गया है कि वो सरकारों से भी ताल्लुक रखते हैं और अपोजिशन को भी सपोर्ट करते हैं। ये कैसे चलता है? ये बैलेंस किस तरह से बनता है? देखिए, ये सबसे बड़ी बात ये है, ये मसल पावर है, इकोनॉमिक पावर आजकल है। बहुत ये जो है, उसको ये इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखेंगे किसी कंट्री के खिलाफ कुछ करना होता है, तो ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है, या एनवायरमेंटल इश्यू या जो कुछ भी जो इश्यू उनके है ये, तो उसको वो कुंजी देते हैं उस वक़्त, उनके खिलाफ रेज़ोल्यूशंस पास कराते हैं ताकि उनको प्रेशराइज़ किया जाएगा। जब सारा कुछ ठीक होता है, तो उस वक़्त देखिए, यहाँ से अमेरिका सबसे बड़ी बात करता है डेमोक्रेसी की, हर एक दुनिया में। हुँ, हुँ, कभी उन्होंने जहाँ-जहाँ मोनार्की हो, उसके खिलाफ कभी नहीं बोला। यहाँ देखिए कि इजिप्ट में जो है उसने फ़ोर्सबली एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसलॉज किया। हुँ, हुँ, 2-4 महीने के लिए ये दिखाया रिज़ल्ट पे रिज़ल्ट, बट उसके उसको मिलिट्री एड भी देते हैं, उसको पैट्रोनाइज़ भी करके उसको हर किस्म की मदद देते हैं। और वहाँ कोई भी ना ह्यूमन राइट्स की बात है, कुछ जो अल जज़ीरा का जो कॉरेस्पोंडेंट वो वहाँ पर जो है मेरे ख़्याल में 7 साल या 8 साल से पड़ा है, कोई उसकी बात नहीं करता। हुँ, हुँ, उसके लिए उस वक़्त सारा कुछ हाँकी-डोरी है। हुँ, लेकिन हुँ, जब उनको कसने पड़ेंगे, वो को लब उन्हें लगता है इसकी यूटिलिटी खत्म हो जाएगी, तो यही इश्यूज़ बनाएँगे उसके लिए भी। ये एक उनका जो तरीका है, अगर आपने देखा है कि जब ट्रम्प ने वो जो
सऊदी अरब में सारे इस्लामिक कंट्रीज के लीडरों को बुलाया, तो उस वक्त उसने कहा कि मैं इजीली अरब कंट्रीज से $350 बिलियन की वो जो डील की, कहता है मुझे उसमें हासिल करने में इतनी डिफिकल्टी नहीं हुई जितने मुझे एक अमेरिकन से $20 हासिल करने में होती है। ये उनके वीकनेसेस होते हैं, छोटी कंट्री होती है, बड़ी कंट्री होती है, कन्फ्रंट करती है। चाइना। अच्छा आपने सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुक का जिक्र किया। अभी एक खबर आ रही है कि जो बाइडेन जो जमाल खाशोगी के कत्ल के मामले में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से बहुत नाराज नजर आते थे और वो जुलाई में आए थे तो तब भी वो हाथ नहीं मिलाया, और अब उन्होंने इम्यूनिटी दे दी है कि उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता अमेरिका में। ये खुद अपने आप में, क्या प्राइम मिनिस्टर इसीलिए अनाउंस किया गया था कि इम्यूनिटी लेनी है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, आप क्या कहते हैं? मुझे लगता है इसके पीछे जो पिछले 8-9 महीने के दौरान दोनों कंट्रीज के दरमियान जो रिलेशंस में तल्खियां आई है, हम्म, जो अमेरिकन जो एक्सपर्ट्स है, इसके जो है फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स या सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, वो चाहते हैं दूरियां ज्यादा न हो, हम्म, क्योंकि पर्सनली बाइडेन ही इस चीज पर ज्यादा इंसिस्ट कर रहा था। अगर आपने देखा ट्रंप के जमाने में फ्रीली एक दूसरे से मिलते थे, हम्म, उसी ने 1.5-2 साल तक ये अवॉइड किया इससे मिलना। ये एक, चूंकि उनको लग रहा है कि अगर हम सख्त पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे तो उससे इस रीजन से उनको हाथ धोना पड़ेगा, और साइंस जो है एविडेंट है, हम्म, कई चीजों पर ऑलरेडी उन्होंने एक स्टैंड लिया, जैसे ओपेक आउटपुट पर लिया है, जैसे उन्होंने यूक्रेन वॉर पर लिया है, जैसे वो दूसरे जो है डील जो है, बड़े बड़े इकोनॉमिक डील्स रशिया के साथ कर रहे हैं, चाइना के साथ कर रहे हैं, वो एक उन्हें लग रहा है इशारा कि ये रीजन हमारे हाथ से जा रहा है, इसलिए उन्होंने बेसिकली हर एक चीज अमेरिका या बड़ी बड़े कंट्रीज में एक पॉलिटिकल कंसिडरेशन इसके पीछे होती है। ये उसमें बाकी चीजों को जो है वो दूसरे साइड को रखते हैं। ये एक मूव था कॉशियस, यानी कि डेलिबरेटली लिया है उन्होंने इस पर है, क्या कि वो जो कुछ तल्खियां हैं उसमें कुछ कमियां आ जाए, हो सकेंगे जो एक पहले ये भी था, एक मुल्क के बादशाह ही समझो कि चूंकि वो डिफेक्टो है ही, कि वहां पर जो है बादशाह जो है फिजिकली उसका जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है और यही रन करता है, तो इसलिए उन्होंने समझा ये ज्यादती होगी, जो उनका पार्टनर रहा, लॉन्ग टर्म पार्टनर रहा, स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा, इम्पोर्टेंट पार्टनर रहा, और इकोनॉमी भी उसकी अच्छी है आजकल, उससे वो यानी कि हाथ नहीं धोना चाहते हैं। अच्छा, इस तरफ जो ईरान में कुछ गड़बड़ी हुई, हंगामे हुए, उसके साथ-साथ पिछले यानी 26 अक्टूबर को शिराज में एक बड़ा हमला हुआ, एक दरगाह पर 15 हाँ, लोग मारे गए। उसके अलावा भी 2-3 दिन पहले 2 जगहों पर, इस्फहान और अहवाज, 2 जगहों पर फिर टेररिस्ट हमले हुए, उसमें भी 10-12 लोग मारे गए हैं। इस सब के बीच में ईरान ने खुल करके कुछ नाम लिए हैं। अमेरिका और इजराइल के नाम तो वो अक्सर पहले लेता था ही, अब वो सऊदी अरब का नाम भी बहुत ही खुल करके ले रहा है कि सऊदी अरब भी इसके पीछे है। तो ये सऊदी अरब और ईरान के बीच में ताल्लुकात अच्छे खासे बेहतर होने के इशारे मिल रहे थे। इस बीच में ये क्या कुछ है? क्यों क्या सऊदी अरब ने भी फिर से ऐसा सोच लिया है कि ईरान से ताल्लुकात आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं? देखिए, ये मैंने देखा है कि ईरान के जो फॉरेन ऑफिस ने उनको सऊदी अरबिया को कहा कि वो टेस्ट ना करे हमारी पेशेंस को, ये उसको सिर्फ सऊदी अरबिया को नहीं कहा, लेकिन दूसरे मुल्कों को भी एक मैसेज कन्वे की, हुँ, जब तक कि लगता है कुछ जो है उनके हाथ कुछ आए हैं एविडेंस जिसमें उन्हें लगता है शायद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सऊदी अरबिया भी जो वहां पर प्रेजेंट
डिस्टरबेंसेस चल रहे हैं कुछ एरियाज में, उसको वो किसी हद तक सपोर्ट कर रहा है किसी तरीके से, मे बी फाइनेंशियली, मिलिटरी ट्रेनिंग के लिए कहीं ना कहीं है। लेकिन ये इस वक्त इस्लामिक कंट्रीज के लिए एक बहुत बुरी बात है, इस वजह से क्योंकि दोनों कंट्रीज में एक पिछले 1 डेढ़ साल से सीरियस एफर्ट्स किए जा रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस के बारे में, और जो किसी हद तक दोनों कंट्रीज ने एग्री भी किया था। यहाँ तक कि बात चल रही थी कि जो सफीर है, एम्बेसडर्स है, वो एक दूसरे के कंट्रीज में जाएंगे और फॉरेन मिनिस्टर्स के दरमियान बातचीत के लिए भी कोशिशें हो रही थी, और जो लग रहा था होने वाला था। लेकिन अगर ये चीज आई तो इससे तो ये जो नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन में एक सेटबैक आ जाएगा। बेहतर यही रहेगा क्योंकि दोनों बड़ी कंट्रीज है इस रीजन में, और इनमें अगर इत्तेहाद रहे, इनमें अगर इत्तेफाक रहे, तो रीजन की स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे वहां पर अमन अमान कायम हो जाए और छोटे मोटे जो मसाइल है रीजन में वो भी हल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने कई इश्यूज पर, खास तौर पर सीरिया में तुर्की का वजूद और कुर्दिस्तान के इलाकों में क्या कुछ है वो भी आपने काफी तफसील से बताया, और ईरान और सऊदी अरब के बेहतर हालात होते हुए हालात के बीच में कि कुछ ये गड़बड़ी का हिस्सा जो पैदा हो गया वो नहीं होना चाहिए, हालात बेहतर हों, आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने हमें टाइम दिया और श्रीनगर में रहते हुए भी अपने घर के आराम के वक्त में से आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।